Hi friends, so welcome to this lesson. So this is our part 2 of our unit 1 of AFB. AFB का दोस्तों ये हमारा पार्ट 2 है। दोस्तों हमारा टॉपिक का हमारा चैप्टर का नाम है डेफिनेशन स्कोप एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंक्लूडिंग IND-AS। सो फ्रेंड्स एक बार मैं आपको पिछली वीडियो में हमने पार्ट 1 में क्या क्या पढ़ा था उसका क्विक रिकॉल करवा दूँ। तो देखिए दोस्तों, हम लोगों ने कवर किया था कि अकाउंटिंग का क्या नेचर है, क्या पर्पजेज़ है अकाउंटिंग का। उसके बाद दोस्तों हमने देखा था कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या था अकाउंटिंग का। फर्दर हमने आपको बताया था कि न्यू अकाउंटिंग सिस्टम। आज हम लोग अकाउंटिंग प्रिंसिपल के ओरिजिन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इसको कवर करेंगे और बाकी नेक्स्ट वीडियो में बाकी चीज़ों को कवर करेंगे। आज मैं आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को याद करने का ट्रिक बताऊंगा, जिससे आपको जो भी 28-29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो आपको तुरंत याद हो जाएंगे। तो अंतिम तक बने रहे, एक एक बात को ध्यान से सुने, निश्चित रूप से आपको सभी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले एक बार क्विकली रिकॉल करते हैं। मैंने आपको पिछले लेक्चर में अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग के बीच में डिफरेंस बताया था। मैंने आपको बताया था कि अकाउंटेंसी जो है एक तरह का आपका दिस इज जस्ट लाइक अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, और हर एक लैंग्वेज का अपना रूल्स होता है। तो अकाउंटिंग का अपना रूल है जिसको हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग में क्या क्या स्टेप्स होते हैं। आप रिकॉर्ड करते हैं इवेंट या ट्रांजेक्शन को, जिसे बुक कीपिंग कहते हैं। आप समराइज करते हैं रिकॉर्डेड इवेंट को, ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करते हैं, बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, और फिर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को इंटरप्रेट करते हैं। मैंने आपको कुछ फीचर्स बताया था अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास ट्रेल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है। फिर मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है मनी के टर्म्स में, अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल कैरेक्टर के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है, और अकाउंटिंग फाइनेंशियल डाटा को इंटरप्रेट करता है। ऑब्जेक्टिव बताया था अकाउंटिंग का सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखना, रिजल्ट को बताना, फिर फाइनेंशियल पोजीशन किसी बिजनेस का बताना, रैशनल डिसीजन लेना। फिर मैंने आपको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव समझाया था, स्टीवार्डशिप अकाउंटिंग बताया था, फाइनेंशियल अकाउंटिंग बताया था, कॉस्ट अकाउंटिंग बताया था, मैनेजमेंट अकाउंटिंग बताया था। चलिए दोस्तों, आज हम लोग न्यू अकाउंटिंग सिस्टम में वैल्यू अकाउंटिंग हमने देखा था, फेयर वैल्यू अकाउंटिंग हमने देखा था। अब हम लोग दोस्तों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन इंडिया देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI, इसने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड को कॉन्स्टिट्यूट किया था 21 अप्रैल 1977 को। ठीक है, तो मेन फंक्शन ASB, इसको शॉर्ट में हम लोग ASB कहते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। इसका मेन फंक्शन ये था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉर्मुलेट कर सकें, ताकि जो हमारा ICAI का काउंसिल है वो ऐसे स्टैंडर्ड को मैंडेट दे। मतलब फॉर्मुलेशन का काम दिया गया था इस ASB को। अब क्या क्या प्रोसीड्यूर अडॉप्ट किया जाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉर्मुलेट करने के लिए, आइए देखते हैं। तो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है वो ब्रॉड एरिया को डिटरमाइन करता है, जिसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉर्मुलेट करना है। ASB जो है डायलॉग रखेगा रिप्रेजेंटेटिव के साथ, गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव के साथ, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव के साथ, और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव के साथ, ताकि उनके व्यूज़ पता लगा सके। तो सबसे पहला काम ASB क्या करेगा कि हमारे पास जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिस चीज़ को हमें किस किस एरिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉर्मुलेट करना है, वो एरिया को पता लगाना। तो पहला काम है एरिया पता लगाना। ठीक है, दूसरा काम है कि वो डायलॉग रखेगा। डायलॉग किसके साथ रखेगा दोस्तों, मैंने आपको बताया ही, डायलॉग रखेगा वो रिप्रेजेंटेटिव के साथ। तीसरा काम है ASB का कि ये जो डायलॉग होगा, ताकि व्यूज जो पता चलेगा, तो उससे क्या होगा कि एक ड्राफ्ट प्रिपेयर होगा। किसका ड्राफ्ट प्रिपेयर होगा, प्रपोज स्टैंडर्ड, और फिर इसके जो भी मेंबर्स हैं उनको ये ड्राफ्ट इशू किया जाएगा ताकि वो कमेंट कर सकें। तो यानी कि ड्राफ्ट प्रिपरेशन हमारा नेक्स्ट स्टेप है। उसके बाद क्या नेक्स्ट स्टेप है कि जो ड्राफ्ट है उसको फाइनलाइज कौन करेगा, ASB फाइनलाइज करेगा, और वो सबमिट करेगा ICAI को। तो फाइनलाइज करना नेक्स्ट प्रोसेस है। ठीक है, तो फाइनलाइजेशन के बाद ICAI को सबमिट करेगा, और जो उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि हमारा जो ICAI के काउंसिल होंगे वो फाइनल ड्राफ्ट को देखेंगे, और यदि उनको लगेगा कि कुछ मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है वो मॉडिफाई करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको समराइज कर देता हूँ फैक्ट को। सबसे पहले वो एरिया देखेंगे, किस किस एरिया में कौन कौन से एरिया है जहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉर्मुलेट करना है। फिर वो डायलॉग बनाएंगे, फिर वो ड्राफ्ट प्रिपेयर करेंगे, और फिर वो फाइनलाइज करेंगे, और फिर वो प्रेजेंट करेंगे। सो दीज आर द 5 स्टेप अंडर विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड फॉर्मुलेट अ पॉलिसी। तो आपको समझ में आ गया दोस्तों कौन कौन से 5 स्टेप हैं। अब दोस्तों एक जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है तो उसके लिए ऑडिटर चाहिए होता है। ऑडिटर कौन होते हैं, ICAI के मेंबर्स होते हैं, ताकि वो अपने ऑडिट रिपोर्ट को क्वालिफाई करें। ठीक है, और यदि वो ऐसा नहीं करेंगे तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाता है। तो जो हमारा सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है और कंपनीज एक्ट 2013 है, दोनों को ये रिक्वायरमेंट है कि ऑडिटर जो है ऑडिट रिपोर्ट को क्वालिफाई करे कि दैट डू नॉट कन्फर्म टू मैंडेटरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब दोस्तों सेक्शन 134 सब सेक्शन 5 ये कंपनीज एक्ट क्या का है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे कि वो मैंडेटरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करे। यानी जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ICAI ने प्रिस्क्राइब किए हैं उसको जो भी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं उनको फॉलो करना है।
और ये कौन से सेक्शन में है, तो सेक्शन 134(5) ऑफ कंपनीज एक्ट। उसी तरह दोस्तों एक दूसरा सेक्शन है 129 सब सेक्शन 5 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। इसके अकॉर्डिंगली जब कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से कंप्लाई नहीं करता तो ऐसे कंपनी को ये सभी चीज़ डिस्क्लोज करनी होगी। मान लीजिए कोई कंपनी है, उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंप्लाई नहीं किया तो उनको कुछ चीज़ें डिस्क्लोज करनी होती है। आइए जरा देखते हैं क्या क्या चीज़ें डिस्क्लोज करनी होती है। कि पहला चीज़ डिस्क्लोज करना होता है कि उनका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से डेविएशन क्यों है। फिर दूसरा चीज़ बताना पड़ता है क्या डेविएशन है ये बताना होता है। क्या कारण है ऐसे डेविएशन का ये बताना होता है। और इस डेविएशन के कारण जो फाइनेंशियल इफेक्ट पड़ेगा ये बताना होता है। तो मान लीजिए कोई कंपनी है जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, उनका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है किसी पार्टिकुलर कंपनी का, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर रही है, उससे कंप्लाई नहीं कर रही है, तो उनको सबसे पहले डेविएशन बताना होगा। क्या कारण है ऐसे डेविएशन का ये बताना होगा। और इस डेविएशन का फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा ये बताना होगा। तो दोस्तों एक याद रखिएगा, नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है, तो इसका सेटअप किया गया था 15 जून 2001 को, ताकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस दे सके ऑन द फॉर्मुलेशन एंड लेइंग आउट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। तो किसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया है दोस्तों, नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है, नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का गठन किया गया था 2001 में, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस दे सके कि अकाउंटिंग पॉलिसी के फॉर्मुलेशन के रिगार्डिंग और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के रेगुलेशन के रिगार्डिंग, और उसको अपने कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए अडॉप्ट करवाने के लिए इस पार्टिकुलर कमेटी का इस पार्टिकुलर स्टैंडर्ड्स का गठन किया गया था। तो दोस्तों इस कमेटी को ये जो नेशनल एडवाइजरी कमेटी था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे, इसको अब रिप्लेस कर लिया गया है NFRA से। NFRA क्या होता है, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। तो इसका भी काम वही है, इसका भी काम ये है कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उनको जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो फॉलो करवाना, ठीक है। तो अब नया बॉडी क्या है, इसका नाम है NFRA, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, ठीक है। तो ये जो ICAI है दोस्तों, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, एक बॉडी है जो कि सेक्शन 132 ऑफ कंपनीज एक्ट के अंदर प्रोविजन में कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, और ये 2018 से कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। ये एक सेपरेट और इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडी है जो कि लेजिस्लेशन का फ्रेम करना, इन्फोर्समेंट कराना, ताकि अकाउंटिंग और ऑडिटिंग से रिलेटेड होता है। तो ICAI यानी ICAI दोस्तों, तो ICAI यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडिया को अब कंसल्ट करना पड़ेगा NFRA के साथ, और एग्जामिन करना पड़ेगा इसका रिकमेंडेशन क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे, ठीक है। तो ये सब पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और ICAI भी पता है आपको, सेल्फ रेगुलेटरी प्रोफेशनल अकाउंट बॉडी है, और NFRA जो है वो इंडिपेंडेंट ऑडिट और रेगुलेटर है। तो आपको मैं सिंपल भाषा में समझाऊँ कि NFRA क्या है। NFRA का फुल फॉर्म पहले याद रखिएगा, ठीक है। NFRA का फुल फॉर्म है नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। तो ये भी इंडिपेंडेंट ऑडिटर है, ठीक है। दिस इज इंडिपेंडेंट ऑडिटर, और खासकर ये फाइनेंस हमारा अकाउंटिंग ऑडिटर है, ठीक है, ऑडिट रेगुलेटर है। और उसके बाद जो हमारा ICAI है वो क्या है दोस्तों, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ये भी सेल्फ रेगुलेटरी प्रोफेशनल अकाउंटेंट बॉडी है। तो दोस्तों ये सब आपको क्लियर हो गया कि कौन कौन से हमारे पास हमारे भारत में कौन कौन से रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कंपनीज़ के लिए मैंडेटरी रखते हैं। अब दोस्तों आपको मैं बताता हूँ कि कौन कौन से हमारे मेन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। एक बार मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ, फिर मैं आपको इसका ट्रिक बताऊँगा। तो सबसे पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1 है, जिसको कहते हैं, इसका टाइटल है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। दूसरा है दोस्तों AS2, जिसमें होता है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। तीसरा है कैश फ्लो स्टेटमेंट। चौथा है कंटिजेंसी एंड इवेंट ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। AS5 है दोस्तों नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड। AS7 है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। AS9 है रेवेन्यू रिकॉग्निशन। AS10 है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। AS11 है इफेक्ट ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। AS12 है अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स। AS13 है अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। AS14 है अकाउंटिंग फॉर एमलगेमेशन। AS15 है एम्प्लॉयज बेनिफिट। AS16 है बोरोइंग कॉस्ट। AS17 सेगमेंट रिपोर्टिंग। AS18 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, ठीक है। आपको मैं ट्रिक बताऊंगा सबको याद करने का, ये बस आप नाम सुन लीजिए केवल। AS19 है दोस्तों लीजेस। AS20 है अर्निंग पर शेयर। AS21 है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि सवाल पूछा जाता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 18 में क्या लिखा गया है। तो आपको मैं ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको सभी चीज़ याद कर पाएंगे। AS23 है अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। AS24 है दोस्तों डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। AS25 है इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। AS26 है इंटेंजिबल एसेट। AS27 है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ इंटरेस्ट इन जॉइंट वेंचर। AS28 है एमालगेमेशन इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट। AS29 है प्रोविजन कंटीजेंसी लायबिलिटी एंड कंटीजेंट एसेट।
अब दोस्तों मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले AS1 से रिगार्डिंग, AS1 दोस्तों मैं आपको एक कहानी बताऊंगा और उस कहानी से आपको ये जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, और ये जो आपको मैंने अभी बताया ना ये चार्ट, ये ICAI के द्वारा इशू किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग AS1 की बात करते हैं, यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 की बात करते हैं। तो ये किस चीज़ से डील करता है? ये डील करता है डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। तो देखो AS1 डील करता है पॉलिसीज से, ठीक है। तो ये बेसिकली जो हमारा सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज है उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डिस्क्लोज करना है और ऐसे स्टेटमेंट को प्रेजेंट करना है, प्रिपेयर करना है और प्रेजेंट करना है, ठीक है। तो अब देखिए AS1 किससे डील करता है? पॉलिसीज है। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। मिस्टर चोला हैज़ डिसाइडेड टू स्टार्ट अ बिजनेस एंड ही फॉर्मुलेटेड अ पॉलिसी फॉर द बिजनेस। यानी मिस्टर चोला जो है वो सोचे क्या कि चलो अब जो है हम एक बिजनेस शुरू करते हैं, और अपने बिजनेस के लिए उन्होंने क्या किया, अपना पॉलिसी को फॉर्मुलेट किया। तो AS1 भी यही होता है कि पॉलिसी फॉर्मुलेशन। कोई भी कंपनी अपने पॉलिसी को, अपने अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करती है और उसे डिस्क्लोज करती है, ठीक है। तो जैसे आपको मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ कि जिस एरिया में अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को अडॉप्ट किया जाता है अलग इंटरप्राइज के लिए, जैसे मान लीजिए गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया, इन्वेंट्रीज का वैल्यूएशन हो गया, इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन है, फिक्स एसेट का वैल्यूएशन है, डेप्रिसिएशन का मेथड है, रिटायरमेंट बेनिफिट का ट्रीटमेंट है। इन सभी के रिगार्डिंग पॉलिसीज जो है कंपनी बताती है कि हाँ रिटायरिंग बेनिफिट्स क्या क्या देंगे, हम इन्वेंट्री का कैसे वैल्यूएशन करेंगे, इन्वेस्टमेंट को कैसे वैल्यूएशन करेंगे, हम कंटिजेंट लायबिलिटी को कैसे ट्रीट करेंगे, हम कंस्ट्रक्शन के दौरान जो हमारा एक्सपेंडिचर है उसको कैसे ट्रीट करेंगे, इन सभी के रिगार्डिंग। तो यही है हमारा AS1। जितने भी एक सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज़ हैं, ठीक है, उसको डिस्क्लोज किया जाएगा। डिस्क्लोजर जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फॉर्म में किया जाएगा। कुछ भी चेंज हुआ पॉलिसी में तो उसको दिखाया जाएगा, ठीक है, तो उसको भी डिस्क्लोज किया जाएगा, कोई भी चेंज लाएंगे। तो इसमें फंडामेंटल एजम्पशन क्या है? गोइंग कंसर्न, ठीक है। अब मैं आपको आगे बताऊंगा। अब हम लोग AS2 पे आते हैं। तो AS1 आपको समझ में आ गया कि मिस्टर चोला ने अपना बिजनेस सोचा कि हम बिजनेस शुरू करते हैं, तो उन्होंने क्या किया, अपना पॉलिसी फॉर्मुलेट किया। AS2 यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2, ये डील करता है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज का। तो अब उन्होंने, मिस्टर चोला ने क्या किया कि वो उन्होंने अपने इन्वेंट्री को वैल्यू दिया कि हमारे पास जो चीज़ है, हमारे पास जो इन्वेंट्री है उसकी वैल्यू कितनी है, ताकि बिजनेस को स्टार्ट कर सकें। तो AS2 में यही होता है कि यहाँ पे हम लोग वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करते हैं, ठीक है। हम लोग पता करते हैं कि हमारे जो इन्वेंट्रीज हैं, हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इन्वेंट्रीज है उसकी क्या एक्चुअल वैल्यू है, ठीक है। तो ये पॉइंट है हमारा AS2 का। तो शॉर्ट में समझते चलिए, जो मेन पॉइंट है मैं आपको समझा रहा हूँ। AS3 में दोस्तों, AS3 डील करता है कैश फ्लो स्टेटमेंट से। अब आपको देखिए, मिस्टर चोला ने अपना बिजनेस तो शुरू कर लिया है, उसने अपने इन्वेंट्री को भी वैल्यू कर लिया। अब जैसे इन्वेंट्री आएगा तो उसको कैश फ्लो मिलेगा, ठीक है, मीन्स ही विल स्टार्ट ट्रेडिंग। तो जैसे उनके पास इन्वेंट्री आएगा, ठीक है, तो ही विल गेट कैश फ्लो, राइट। तो उसका इन्वेंट्री का वैल्यू है ना, तो उसको उन्हें क्या मिलेगा, कैश फ्लो मिलेगा, और कैश फ्लो मिलेगा मतलब वो ट्रेडिंग करना शुरू करेंगे। तो AS3 इसीलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट से डील करता है। तो ये AS3 ये बताता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो कैश फ्लो दिखाएगा ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जैसे उनके पास इन्वेंट्री आएगा तो उनको फिर वो बेचेंगे तो कैश फ्लो मिलेगा उन्हें, और फिर वो क्या करेंगे, ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों समझ रहे हैं, AS3 के लिए कैश फ्लो की रिक्वायरमेंट होती है। तो कैश फ्लो 3 तरह का हो सकता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के लिए कैश फ्लो हो सकता है, यानी जो डेली हमारी एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि हम इन्वेस्ट करें, हम हो सकता है कि कैश को इन्वेस्ट करें। और तीसरा हो सकता है कि हम फाइनेंस करें, ठीक है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ के लिए। सो ये सभी चीज़ें के लिए कैश फ्लो की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमने AS1 में क्या देखा, उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो पॉलिसी आया, तो पॉलिसीज AS1 हो गया। AS2 में क्या देखा उन्होंने, AS2 में इन्वेंट्री से रिलेटेड है, और AS3 किससे रिलेटेड है, कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड है। AS4 में दोस्तों आता है कंटिजेंसी एंड इवेंट ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट। अब दोस्तों AS4 में क्या हुआ कि अनएक्सपेक्टेड फायर एक्सीडेंट हो गया, मतलब उनका जो बिजनेस था उसमें आग लग गया, ठीक है, उनके बिजनेस में जहाँ कंपनी था उसमें आग लग गया, जो कि कंटिजेंसी था और कोई एक्सपेक्ट नहीं किया था ऐसा होगा। तो देखिए ये हमारा AS4 है जो कि कंटिजेंसी से डील करता है। तो सबसे पहले उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, तो उन्होंने पॉलिसी बनाया। पॉलिसी बनाने के बाद उन्होंने क्या किया, पॉलिसी बनाने के बाद उन्होंने इन्वेंट्री को लाया। इन्वेंट्री के बाद उन्होंने इन्वेंट्री का वैल्यूएशन किया, उन्होंने फिर इन्वेंट्री का जब वैल्यूएशन कर लिया तो उनके पास कैश फ्लो आने लगा, फिर ट्रेडिंग शुरू की उन्होंने, फिर अनएक्सपेक्टेडली उनके फैक्ट्री में आग लग गया, ठीक है। तो ये AS4 हो गया। मैं आपको कहानी की तरह इसको याद करवा रहा हूँ, ठीक है। तो कंटिजेंसीज वैसा इवेंट होता है जिसका आउटकम जो है जब ऑकर हो जाएगा तभी पता चलेगा, ठीक है। तो यही हमारा AS4 है। तो कंटिजेंसी लॉसेस होते हैं उसको कैसे अकाउंटिंग ट्रीट करेगा, कंटिजेंसी गेन है उसको कैसे अकाउंटिंग ट्रीट करेगा,
ठीक है, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा बैलेंस शीट में, आपको पता है ना बैलेंस शीट में कंटिजेंसीज को एक सेपरेट फुट नोट में लिखा जाता है। फिर पांचवा आता है दोस्तों हमारा AS5। AS5 है नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, यानी अब देखिए उनके बिजनेस में तो आग लग गया, ठीक है, तो जब फायर हो गया, जब आग बुझ गया, तो उन्होंने अपना नेट प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट किया बिजनेस में कि हमारा नेट प्रॉफिट कितना हुआ, हमारा नेट लॉस कितना हुआ। तो AS5 डील करता है दोस्तों नेट प्रॉफिट या नेट लॉस से। तो इस तरह आपको याद हो गया होगा, पहला क्या किया उन्होंने पॉलिसी बनाया, दूसरा क्या किया उन्होंने उनका इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करवाया, तीसरा क्या हुआ इन्वेंट्री जब आया तो कैश फ्लो आया, चौथा क्या हुआ दोस्तों आग लग गया कंटिजेंसी, राइट। उसके बाद दोस्तों उसके बाद क्या हुआ कंटिजेंसीज के बाद क्या हुआ दोस्तों फिर कंटिजेंसीज के बाद उन्होंने अपना नेट प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट किया। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ दोस्तों AS6 आता है हमारा डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। दोस्तों बुक में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ भी दिया गया है, काम का चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, दैट विल बी हेल्पफुल टू सॉल्व द प्रॉब्लम, नो नीड टू रीड एक्स्ट्रा थिंग because we have seen that most of the question which is asked from this portion is related to this only, that what does AS5 deals with, what does AS6 deals with। AS6 में क्या हुआ डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। अब जब उन्होंने अपना प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट किया तो उन्होंने अपने देखा क्या कि जितने भी एसेट है वो डेप्रिसिएट हो गए हैं, क्योंकि उस आग लगने के कारण एसेट का वैल्यू घट गया है। डेप्रिसिएशन समझते हैं ना कि जो एसेट का वैल्यू था वो घट गया है, आग लगने के कारण डेप्रिसिएशन का वैल्यू घट गया है, तो इसे ही कहते हैं हम लोग डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। AS6 में क्या आता है डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग आता है, ठीक है। चलिए AS7 की बात करते हैं। AS7 में होता है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए उनको बहुत सारा लॉस हो गया है तो उन्होंने अपना नया बिजनेस शुरू करने का कंस्ट्रक्शन दिया, ठीक है, तो इसीलिए AS7 किससे रिलेटेड है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट से। दोस्त देखिए कितना सिंपल है, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें आप एक एसेट को कंस्ट्रक्ट करते हैं या बहुत सारे एसेट को कंस्ट्रक्ट करते हैं जो कि आपस में क्लोजली रिलेटेड होता है, ठीक है, तो ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है। इसके अंदर दोस्तों आप क्या करते हैं कि सर्विस रेंडर के लिए कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं या रिस्टोरेशन ऑफ एसेट के लिए कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। फिर अब उन्होंने कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। अब उसके बाद AS8 आता है अकाउंटिंग फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो उन्होंने रिसर्च स्टार्ट किया कि विच बिजनेस विल सूट हिम। अब देखिए उन्होंने नया बिजनेस के लिए ठान रखा है, अब उन्होंने रिसर्च किया कि कौन सा बिजनेस उनके लिए अच्छा रहेगा और गुड रिटर्न देगा, ठीक है। तो अब एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए AS1 में क्या था दोस्तों, उन्होंने सबसे पहले उन्होंने क्या किया पॉलिसीज़ बनाया बिजनेस के लिए। उसने AS2 में क्या किया उन्होंने इन्वेंट्री का वैल्यूएशन किया। AS3 में उन्होंने क्या किया कैश फ्लो उनके पास आने लगा जब उनके पास इन्वेंट्री आया तो, और उन्होंने ट्रेडिंग शुरू कर दिया। AS4 में क्या हुआ बिजनेस में आग लग गया। AS5 में क्या हुआ दोस्तों, AS5 में उन्होंने अपना प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट किया। AS6 में उन्होंने क्या किया कि AS6 में दोस्तों उन्होंने अपना प्रॉफिट एंड लॉस के बाद दोस्तों AS6 में उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने डेप्रिसिएशन को देखा, उन्होंने देखा कि बहुत सारे ऐसे डेप्रिसिएट हो गए हैं। फिर से उन्होंने नया कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट लिया और फिर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के बाद उन्होंने क्या देखा कि उन्होंने रिसर्च किया कि कौन सा बिजनेस सुटेबल है उनके लिए। फिर AS9 में उन्होंने रिवेन्यू रिकॉग्नाइज किया। जब उन्होंने रिसर्च कर लिया तो वो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि क्या रिवेन्यू उन्हें मिलेगा एक्सपेक्टेड लेवल पे, ठीक है, वेदर द रिवेन्यू विल बी ऑन द एक्सपेक्टेड लेवल, क्या उनका जो लेवल है उसके अकॉर्डिंगली उन्हें रिवेन्यू मिलेगा। AS10 में वो अकाउंटिंग फॉर फिक्स एसेट, जब उन्हें लगा कि आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए तो ही स्टार्टेड एक्वायर, उन्होंने क्या किया फिक्स एसेट एक्वायर करना शुरू कर लिया। फिक्स एसेट जैसे मान लीजिए कि घर हो गया, ज़मीन हो गया, ठीक है, फिर मशीनरी हो गया, ये सभी फिक्स एसेट हो गया। अब उनको लगा कि हाँ हमारे रिवेन्यू दे देगा, तो अब उन्होंने क्या किया फिक्स एसेट को एक्वायर किया। एक बार फिर से रिकॉल कीजिए, सबसे पहला 1 में उन्होंने क्या किया, 1 में उन्होंने पॉलिसी बनाया। 2 में उन्होंने क्या किया दोस्तों, 2 में उन्होंने इन्वेंट्री के लिए इन्वेंट्री का वैल्यूएशन किया। 3 में क्या किया कैश फ्लो हुआ। 4 में क्या हुआ दोस्तों, ऐसे रिकॉल करना है आपको। 4 में उन्होंने क्या किया, उनका आग लग गया बिजनेस में, ठीक है, तो लॉसेस हो गए और मतलब कंटिजेंसी वाला केस आ गया। 5th में क्या हुआ, 5th में उन्होंने क्या किया दोस्तों, 5th में उन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट किया। 6 में उन्होंने क्या किया डेप्रिसिएटिंग एसेट, देखा कि उनका एसेट बहुत ही ज़्यादा डेप्रिसिएट हो गया है। 7th में उन्होंने क्या किया, उन्होंने नया कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया नए बिजनेस के लिए। 8th में उन्होंने क्या किया रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च किया कि कौन सा बिजनेस हमारे लिए सही होगा। 9th में उन्होंने क्या किया रेवेन्यू, क्या देखा कि क्या रेवेन्यू जो इस बिजनेस से प्रॉपर मिलेगा। और 10 में उन्होंने फिक्स एसेट के लिए अकाउंटिंग किया, यानी फिक्स एसेट को एक्वायर करना शुरू कर दिया। 11 में उन्होंने क्या किया कि फॉरेक्स का 11 डील करता है दोस्तों, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 डील करता है इफेक्ट ऑफ चेंजिंग इन फॉरेक्स। तो आप देखिए फॉरेक्स मार्केट में चेंज आ गया, तो जो फिक्स एसेट था उसका दाम बढ़ गया, तो उन्होंने क्या किया कि सारा का सारा पैसा एसेट को खरीदने में लगा दिया। तो देखिए फॉरेक्स में चेंज आने के कारण उनका फिक्स एसेट का दाम बढ़ा और उन्हें सारा पैसा लगा दिया एसेट को एक्वायर करने में। दोस्तों दिस इज अ स्टोरी
ओके, दिस इज अ स्टोरी विच मिस्टर चोला इज अंडरगोइंग एंड वी आर लर्निंग थ्रू दिस स्टोरी। फिर 12 में उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट ग्रांट, तो उन्होंने लोन के लिए अप्लाई किया। आप देखिए उन्होंने सारा का सारा पैसा तो लगा दिया एसेट को खरीदने में, फिर उन्होंने लोन के लिए अप्लाई किया गवर्नमेंट प्लान से और उनको गवर्नमेंट ग्रांट मिला बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। फिर AS 13 में उन्होंने क्या किया, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, यानी उन्होंने सारा पैसा कलेक्ट किया ग्रांट के रूप में सरकार से और इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया। फिर AS 14 में क्या किया, जब उनको लगा कि उनका इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी अच्छा है और बिग बिजनेसमैन उन्हें उसे बुलाया, ठीक है, कि आप मेरे साथ अमेलगमेशन कर लो, ठीक है। तो एक बार रिकॉल कीजिए AS 1 से क्या क्या हुआ, 1 में पॉलिसी, 2 में दोस्तों इन्वेंट्री का वैल्यूएशन, 3rd में कैश फ्लो, 4th में दोस्तों क्या था बताइए, 4th में आग लगना, दैट मीन्स कंटीजेंसी, 5th में उन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 6 में उन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद डेप्रिसिएशन, 7th में उन्होंने क्या किया दोस्तों, 7th AS 7 में क्या हुआ, AS 7 में उन्होंने कंस्ट्रक्शन के लिए कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट दिया। 8th में उन्होंने क्या किया दोस्तों, 8th में उन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया। 9th में उन्होंने देखा कि रेवेन्यू जो है वो प्रॉपर है कि नहीं दोस्तों, इसीलिए डायग्राम भी मैंने दिया ताकि डायग्राम भी दिमाग पे बैठेगा। फिर 10th में उन्होंने क्या किया कि हाँ देखा कि उन्होंने नया बिजनेस स्टार्ट कर दिया, ठीक है, फिक्स एसेट में पैसा जमा करने, फिक्स एसेट को एक्वायर करने लगे। 11th में उन्होंने क्या किया दोस्तों, रिकॉल कीजिए 11th में क्या किया था उन्होंने, जब फिक्स एसेट में देखा, हाँ 11th में दोस्तों फॉरेक्स में चेंज होने के कारण फिक्स एसेट का दाम बढ़ने लगा, उन्होंने सारा पैसा फिक्स एसेट में लगा दिया। 12th में क्या किया उन्होंने, गवर्नमेंट ग्रांट लिया। 13 में क्या किया उन्होंने कि उन्होंने दोस्तों 13th में उन्होंने ग्रांट को कलेक्ट किया गवर्नमेंट से और फिर इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। 14 में दोस्तों एक बड़ा कंपनी के मालिक ने उन्हें कॉल किया, बोले कि आप मेरे साथ अमलगमेट हो जाओ। 15th में उन्होंने क्या किया, अकाउंटिंग फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट एंड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एम्प्लॉयर। तो अब उनको लगा कि जब अब अमलगमेशन होने वाला है तो जो एम्प्लॉयज़ हैं वो आपस में लड़ने लगे और वो जॉब में रिज़ाइन करने लगे, ठीक है। जैसे लगा कि हाँ मेरा कंपनी जो है दूसरे कंपनी के साथ मर्ज होने लगा है, जितने भी एम्प्लॉय थे वो आपस में लड़ने लगे और फिर रिज़ाइन करने लगे और वो सारा का सारा एम्प्लॉय बेनिफिट चाहते थे, ठीक है। फिर 16 में उन्होंने क्या किया कि ही डजंट हैव मनी, उनके पास पैसा नहीं था, तो उन्होंने कुछ पैसा लोकल लोन लिया मनी लैंडर से, ठीक है। जो एम्प्लॉय अपना बेनिफिट मांगने लगे उनको देने के लिए उनके पास पैसा था नहीं, तो उन्होंने क्या किया, लोकल मनी लैंडर से कुछ पैसा लिया, इसलिए बोरोइंग कॉस्ट आता है 16 में। 17 में क्या हुआ, सेगमेंट रिपोर्टिंग। आप बिफोर एमलगमेशन से पहले वो रिपोर्ट करेंगे, ही विल स्टार्ट रिपोर्टिंग एट विच सेगमेंट ही इज स्ट्रॉन्ग एंड विच ही इज टोटली बैकवर्ड। तो वो सेगमेंट रिपोर्टिंग करेंगे कि एमलगमेशन से पहले बताएंगे कि हाँ ये सेगमेंट मेरा बहुत बढ़िया है, ये सेगमेंट मेरा खराब है। 18 में आता है रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर। उन्होंने क्या किया, अपने रिलेटेड पार्टी पेमेंट्स को डिस्क्लोज किया और सेगमेंट रिपोर्ट में ही नीड टू पे मनी, और सेगमेंट रिपोर्ट में दोस्तों मनी पे करना पड़ेगा। 10 से याद कीजिए, ठीक है। एक बार AS नंबर 10 से रिकॉल कीजिए। AS 9 में उन्होंने क्या देखा कि रेवेन्यू हमारा सफिशिएंट है। AS 10 में उन्होंने अपना फिक्स एसेट में इन्वेस्टमेंट किया। AS 11 में देखा कि फॉरेक्स मार्केट बढ़ रहा है, फिक्स एसेट का दाम बढ़ेगा, तो उन्होंने सारा पैसा एसेट खरीदने में लगा दिया। AS 12 में उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट ग्रांट लिए। AS 13 में उन्होंने क्या किया दोस्तों, गवर्नमेंट ग्रांट के बाद जब उन्होंने गवर्नमेंट ग्रांट लिया तो फिर उन्होंने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। AS 14 में इन्वेस्टमेंट के बाद दोस्तों उनको बड़ा कंपनी बुलाया और बोला कि मेरे साथ मिल जाओ। जब एमलगमेशन का न्यूज़ एम्प्लॉय ने सुना तो फिर एम्प्लॉय ने आपस में झगड़ना शुरू कर दिया और बोला कि आप हम रिज़ाइन कर रहे हैं, आप मुझे अपना बेनिफिट दे दो। तो AS 15 डील करता है अकाउंटिंग फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट। फिर AS 16 में क्या हुआ कि जब उनके पास पैसा नहीं था देने के लिए तो उन्होंने मनी लेंडर से लोन लिया, तो बोरोइंग कहते हैं AS 16 को। AS 17 में क्या होता है दोस्तों, अब जब बोरोइंग हो गया तो सेगमेंट एमलगमेशन से पहले उनको जो है रिपोर्ट करना पड़ेगा कि किस सेगमेंट में कौन सा सेगमेंट उनका स्ट्रॉन्ग है और कौन सा सेगमेंट उनका वीक है। AS 18 डील करता है कि उन्होंने रिलेटेड पार्टी पेमेंट को डिस्क्लोज किया, ठीक है, कि हाँ मेरे पास इतना पेमेंट है और सेगमेंट रिपोर्ट में उन्हें पैसा देना होगा। AS 19 में आता है लीजेज। अब वो जितने भी लीज अमाउंट है वो लोगों को दे सकते हैं, ही कैन गिव हिज ऑल लीज अमाउंट टू पर्सन। 20 में क्या आता है, जब उन्होंने सारे कंपनीज आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द कंपनीज इन प्रॉफिट सो अर्निंग पर शेयर टू 20% गॉट इंक्रीज शेयर होल्डर आर हैप्पी। तो देखिए उनका क्या हुआ कि सारे फॉर्मेलिटी को कंप्लीट कर लिया, एमलगमेशन करवा लिए, तो उनका जो प्रॉफिट था वो बढ़ गया, जितने भी शेयर होल्डर थे वो हैप्पी हो गए। तो यही होता है अर्निंग पर शेयर, ठीक है। फिर देखिए 21 में क्या हुआ कि आफ्टर दैट उन्होंने कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट को जनरेट किया और सबमिट किया। फिर उन्होंने क्या किया, जब स्टेटमेंट जनरेट किया तो टैक्स पता चला और उनको उसने पे किया। फिर 23 में आता है दोस्तों अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट इन कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट। अब जो पर्सन टैक्स नहीं पे किया एसोसिएटेड बिजनेस को,
लाइक साइड बिजनेस बिकॉज दे आर नॉट रनिंग गुड, ठीक है, टैक्स नहीं दे पाए क्योंकि उनका बिजनेस सही नहीं चल रहा था। फिर 24 में आता है दोस्तों डिस्काउंटिंग ऑपरेशन फॉर एसेटेड बिजनेस एज इट इज मेकिंग लॉसेस, ठीक है, तो डिस्काउंटिंग ऑपरेशन आता है। ES 25 में आता है सो टैक्स पर्सन वेरीफाइंग द रिपोर्ट फाइल्ड बाय हिम बाय जनरेटिंग इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट, ठीक है, तो टैक्स पर्सन क्या करता है, रिपोर्ट को वेरीफाई करता है, ठीक है, जो उसने रिपोर्ट फाइल किया उसको वेरीफाई करेगा ES 25 में। ES 26 में और चूंकि वो गुड बिजनेसमैन है तो उनका बिजनेस प्रॉफिट भी अच्छा होगा और ही विल गुडविल, तो इसे इंटेंजिबल एसेट कहते हैं, तो इसीलिए उन्हें गुडविल मिला, राइट। गुडविल एक तरह का इंटेंजिबल एसेट होता है। ES 27 ने फाइनेंशियल रिपोर्ट ऑफ ज्वाइंट वेंचर, तो ज्वाइंट वेंचर को क्रिएट किया गया और उनका एसेट अच्छा था लेकिन बुक में ये डेप्रिसिएट, इट इज नॉट गेटिंग डेप्रिसिएटेड। और ES 28 में आता है इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट। और दोस्तों ES 29 की बात करें तो प्रोविजनिंग फॉर कंटिजेंसी एसेट एंड लायबिलिटी, तो फायर एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए तो अब उसने क्या किया, उन सभी एक्टिविटीज़ के लिए प्रोविजन कर लिया। तो ये 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, इसको हमने रिकॉल किया कुछ कहानी से। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं दोस्तों सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को शुरुआत से, तो आपको याद हो जाएगा। ES 1 पॉलिसी, ES 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, ES 3 कैश फ्लो, ES 4 कंटिजेंसी, ES 5 नेट प्रॉफिट, ES 6 डेप्रिसिएशन, ES 7 कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, ES 8 रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ES 9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन, ES 10 अकाउंटिंग फॉर फिक्स एसेट, ES 11 effect of change in forex, ES 12 government grant, ES 13 accounting for investment, ES 14 amalgamation, ES 15 accounting for retirement benefit, ES 16 borrowing of cost, ES 17 segment reporting, ES 18 related party disclosure, ES 19 leases, ES 20 EPS, ES 21 consolidated statement, ES 22 tax and income, ES 23 accounting for investment in associate, ES 24 discounting operation, ES 25 interim financial report, ES 26 intangible asset, ES 27 financial report of joint venture, ES 28 impairment of asset, और ES 29 provisioning for contingent asset and liability. So this was all about our today's session. Hopefully आपको याद हो गया होगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है GEEP, IFRS और IND AS, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।